Good morning, students. In last class we have covered accounting principles and its kinds of accounting principles. हमने accounting principles देखा था कि accounting principles क्या थे, जो rules and regulations business को follow करने पड़ते हैं while reporting the financial data. और इसकी characteristics क्या थी कि यूनिफॉर्म बेसिस पे काम करता है, कि एक बार आपने अप्लाई की है तो उसको थोड़ा यूनिफॉर्म रखना पड़ता है, ये नहीं कि आप डेली बेसिस पे उनको चेंज करें. ये मैन मेड होते हैं, एक्सपीरियंसेस और रीजंस के साथ डेवलप किए जाते हैं. थर्ड पॉइंट था हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का कि ये स्टैटिक्स नहीं होते, ये चेंज होते हैं टाइम टू टाइम. जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंज होते हैं, मार्केट चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज लाना पड़ता है. इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप्स थे. उसमें हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस टू टाइप्स में बाइफर्केट किया है. अकाउंटिंग एजम्पशंस वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, एजम्पशन बेसिस पे काम करना होता है. हमें इसको इस तरीके से फॉलो करना पड़ता है कि फाइनेंशियल डाटा इनके अकॉर्डिंग ही डिराइव किया जाता है. देखिए, हमने कल 3 पॉइंट्स देखे थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेट. इसके अलावा हमारे पास जो बाकी कंसेप्ट्स हैं इसके, वो हम आज देखेंगे. और अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करेंगे, जिसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस में. कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. ये 3 पॉइंट्स हैं. इसके अलावा इसमें 11 पॉइंट्स हैं जो अजम्पशंस वाले हैं. तो इसके हमने 3 कवर कर लिए थे, बाकी हम अब देखेंगे. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था गोइंग कंसर्न का. गोइंग कंसर्न की कल मैंने आपसे बात की थी, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बिज़नेस एक लॉन्ग पीरियड तक चलेगा और जिसकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम डे टू डे बेसिस पे इस तरीके से सोच के चलते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक हमारा बिज़नेस चलेगा. तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि आज हमने देखा कि कल उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते, क्या पता बिज़नेस बंद हो जाए. तो हम ऐसी कोई थिंकिंग अपने पास नहीं रखते हैं. नियर फ्यूचर में हम ये नहीं सोचते कि हमारा बिज़नेस बंद हो सकता है. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है एंटरप्राइजेस जस्ट लाइक सेम एज अदर बिजनेसेस. जैसे आपके अदर बिजनेसेस उसी सेम मीन्स आपकी क्लोथ मार्केट का मैंने एग्जांपल लिया था. क्लोथ मार्केट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उसी तरीके से आपकी क्लोथ जो शॉप है वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी क्लोथ ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करती है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग. ठीक है, जिससे क्या हो, आपका डेटा जो रिजल्ट आएगा वो कंपेरेबल हो सके खुद के साथ भी और अदर्स के साथ भी. नेक्स्ट पॉइंट था एक्यूरल कंसेप्ट. एक्यूरल कंसेप्ट क्या बात करता है कि हम जिस टाइम पे हमारी रिवेन्यू अकर होती है उसी टाइम पे हमें एक्सपेंसेस और रिवेन्यू मीन्स जो भी अकर होता है उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना होता है. ये नहीं देखा जाता कि उसे एक्चुअल में रिसीव हुआ है या पेड. हमें क्या करना पड़ता है, हम लाइबल हो चुके हैं किसी की पेमेंट करने के लिए या हम लाइबल हो चुके हैं अपना अमाउंट रिसीव करने के लिए. दोनों ही केसेस में हमें दोनों रिवेन्यू हो या एक्सपेंस हो उनको शो करना पड़ता है. इसके बाद देखिए, फोर्थ पॉइंट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारा ऑनर और हमारा बिजनेस 2 सेपरेट थिंग है. ऐसा क्यों, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो कैपिटल ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है आपके ऑनर ने, वो कैपिटल के थ्रू हम क्या करते हैं, अदर बिजनेसेस के आइटम्स परचेज करते हैं, लाइक असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह, या फिर और भी कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, जो भी सामान है वो सारा हम क्या करते हैं कैपिटल के थ्रू या अदर लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ हमारी जो बिज़नेस क्या करता है, टेक ओवर करता है. इसके अलावा अगर आपके प्रोप्राइटर की आपके प्रोप्राइटर ने अपने खुद के ओन रिसोर्सेज से एक पर्सनल कार परचेज़ की है, तो वो कार बिज़नेस की एसेट नहीं, उसकी खुद की पर्सनल एसेट मानी जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स आर 2 सेपरेट थिंग्स. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर. ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो सिर्फ उसके लिए ही लायबल है, उसकी अदर जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको हम बिजनेस के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे.
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मीन्स वही जैसे हमने जो पहले भी पढ़ा हुआ है आइडेंटिफिकेशन में, कि जो प्रोसेस आपने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, उन ट्रांजैक्शंस को किया जाता है जो मनी मेजर में होती है, जो मनी मेजरेबल होती है, जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जाता है। तो बस ये उसी की बात कर रहा है। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है जो क्या है, मनी एक्सप्रेसिबल होती है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड की मैंने आपसे लास्ट टॉपिक में भी बात की थी कि अकाउंटिंग पीरियड वो कंसेप्ट है जिसके अंदर हमें 1 ईयर का फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम कोई पीरियड एंडिंग नहीं लेते तो हमें क्या है, हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया और कोई पीरियड का रिजल्ट का कोई डे ही नहीं है। अगर आपके स्कूल में अगर आप अप्रैल टू मार्च तक आपका कोई पेपर एग्ज़ाम ना हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप नेक्स्ट क्लास में आ गए, आपने इतने टाइम पीरियड की स्टडीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक पीरियड को स्पेसिफाई करना एक नीडेड टास्क है। तो आपके पास जो अकाउंटिंग पीरियड है इसमें हम 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और 31 मार्च वाले दिन हम अपने पूरे साल की परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि कैसा हमने परफॉर्म किया है। तो अकाउंटिंग पीरियड इज़ द इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा पार्ट ऑफ इंटरवल, ऐसा टाइम है जिसने हमारे ड्यूरेशन को क्या किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हमारे लिए क्या हेल्पफुल है। एट द एंड ऑफ विच, इस टाइम पीरियड के इंटरवल के टाइम पे हमें क्या पता लगता है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, और बिजनेस के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, बिजनेस में रिसोर्सेज वगैरह कहाँ कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रह के पता चलती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, HISTORICAL, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हमने लैंड एंड बिल्डिंग ख़रीदा, लैंड एंड बिल्डिंग हमने अप्रॉक्स मान लेते हैं 5 लाख रुपीज़ का ख़रीदा। उसके बाद उसको हमारे बिज़नेस को चलाने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने के लिए हमने उस पर 1 लाख रुपीज़ रिपेयर मेंटेनेंस में और ख़र्च किया एक्स्ट्रा। अभी हमने सिर्फ उसको परचेज़ किया था, उसके बाद हमने उसमें एक्स्ट्रा छोटा मोटा रिपेयरिंग और ये सब हमने काम कराया है। इट इज़ नॉट इन द डे टू डे लाइफ। फर्स्ट हमने उसको ख़रीदा 5 लाख रुपीज़ का, उसका डेंट पेंट कराया, उसको रहने लायक बनाया, 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च किए, तो इट्स टोटल कॉस्ट कम 5 + 1 = 6 लाख। तो 6 लाख इज़ द अमाउंट विच इज़ टू बी आवर कॉस्ट। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट हमारी अकर हुई, हमारे लिए हुई 6 लाख रुपए। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी मशीनरी हमने बाहर से परचेज़ की है और वो मशीनरी हमारे बिज़नेस में आपका जो परचेज़ अमाउंट था वो था 2 लाख रुपीज़, और उस मशीनरी को बिज़नेस तक लाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना पड़ा, मान लेते हैं 40,000, और उसको बिज़नेस के अंदर तक उसको सेट करने के लिए टू द स्टार्टिंग पॉइंट लाने तक के लिए उस 10,000 और एक्स्ट्रा आपका खर्चा आ गया। मीन्स 2 लाख + 40 + 10,000 टोटल कम्स 2,50,000। तो 2,50,000 इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ विच इज़ कॉस्ट ऑफ असेट, जो आपको कॉस्ट ऑफ असेट पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ असेट मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज, जो आपके लिए जो आपने प्राइस पे किया उस असेट को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए एक बार रीड करते हैं। द कंसेप्ट स्टेट्स दैट ऑल द असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस which includes cost of acquisition, transportation, installation and making asset ready for use। मैंने आपके पास दोनों चीज़ों का एग्जाम्पल ले लिया। सारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख की खरीदी, ट्रांसपोर्टेशन हमने 40,000 का लगाया, इंस्टॉलेशन और अदर असेट के वो मेकिंग यूज़ बनाने के लिए मैंने आपको 10,000 का और एग्जाम्पल दिया। तो टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ असेट कितनी पड़ गई? 2,50,000 की। तो 2,50,000 इज़ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट जो हमारा पूरा लगा उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए, बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए। अब आपकी लेबर या आपका कोई भी एम्प्लॉय उसको मशीन से क्या कर सकता है, कोई भी अगर गुड्स को बनाने के लिए यूज़ करेगा तो वो रेडी है कि आप उसको चलाएंगे, मशीन को ऑन करेंगे तो आपकी मशीन क्या करेगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसी पोजीशन में लाने तक के जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड करते हैं। मींस कैपिटल असेट जो हमने खरीदी, असेट्स को कैपिटल असेट भी बोलते हैं और इन असेट्स पे किए हुए खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ये पूरा खर्चा एक कॉस्ट के अंदर कवर होता है।
ठीक है। तो कॉस्ट कंसेप्ट तो ये हुआ। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट हमने 2.5 लाख रुपए जो लगाई वो हमने बिजनेस में इंक्लूड कर दी। अब जैसे ही आपने स्टार्ट करी आपको पता लगा इसका मार्केट प्राइस तो 1.5 लाख रुपए रह गया, जो आपको 2.5 लाख की पड़ी है वो सिर्फ 1.5 लाख की हो चुकी है, तो आप क्या करोगे, हटा के उसको 1.5 लाख पे लाओगे? नहीं, ऐसा ना ही पॉसिबल है और ना ही ऐसा अकाउंट्स में किया जाता है। अकाउंट्स में सिर्फ वही टर्म यूज़ की जाती है जो आपको कॉस्ट एक्चुअल में पड़ी है, ठीक है। तो हमारा मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता, या बस हम क्या कर सकते हैं, एक सिर्फ नोट के तौर पे हम मेंशन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि जो चीज़ हमने इतने अमाउंट में ख़रीदी थी वो हमें आज की डेट में उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है। वो भी मोस्ट ऑफ केसेस में इन्वेस्टमेंट के केसेस में किया जाता है, ना कि असेट्स के। चलिए, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट का यहाँ पे क्या रेलिवेंस रह गया कि हमने जो असेट खरीदी है वो हमारी बुक्स में कम से कम 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो 10 साल तक 2.5 लाख रुपए पे रहेगी। हम उसकी कॉस्ट को अप एंड डाउन नहीं करते। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसलिए नेक्स्ट ईयर तक वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए ऐतिहासिक कॉस्ट बन जाती है। हिस्टोरिकल मतलब पुरानी कॉस्ट पे चल रही है, और ऐसा ही चलता है अकाउंट्स के अंदर। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपको क्या कहता है कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक साइड उसका इम्पैक्ट जाता है डेबिट साइड में, एक का इम्पैक्ट जाता है क्रेडिट साइड में। मान लीजिए हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदने से एक अकाउंट अफेक्ट हुआ, परचेज अकाउंट, हमारे पास गुड्स आया, और दूसरी तरफ हमने कैश उसके लिए पे किया, तो हमारा क्या हुआ, गुड्स अकाउंट मीन्स परचेज किया तो परचेज होगा डेबिट, और एक तरफ से कैश किया तो कैश अकाउंट हुआ आपका क्रेडिट। तो अकाउंट में कैश क्या हुआ, आपके बिजनेस से चला गया। अभी मैंने परचेज क्यों किया और क्रेडिट क्यों किया, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो अभी फ़िलहाल बस आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए समझाया था कि हम ड्यूल एस्पेक्ट में करते हैं, मिनिमम 2 साइडेड एंट्री आपकी परफॉर्म की जाती है, इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ड्यूल एस्पेक्ट आपको क्या कहता है, हर एक ट्रांजैक्शन जो बुक्स में एंटर की जाएंगी उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज़ द डेबिट एंड सेकंड वाज द क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। 10,000 की गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा विद 10,000। 2 अकाउंट अफेक्ट हुए इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कि हम रिवेन्यू को तभी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जब हमें वो रिलाइजेबल वैल्यू पे हमें आइडिया हो उसका। देखिए, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट रिवेन्यू इज कंसिडर्ड टू have been realized when a transaction has been entered into and obligation to receive the amount has been established। मीन्स कि आपकी बुक्स में जो आपने एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आप लाइबल हैं, और उस जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है उससे आपको अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो ऑब्लिगेशन बन रहा है कि आपको अमाउंट रिसीव होगा वो इस्टेब्लिश हो चुका है। मान लेते हैं हमने कमीशन रिसीव करना था और कमीशन हमें एडवांस मिल चुका, तो हम उसको अपनी बुक्स में क्या कमीशन रिसीव के नाम से नहीं दिखाएंगे, हम उसको अर्नड इनकम दिखाएंगे कि हमने अभी वो कमाई नहीं है, उसको एक लायबिलिटी के तौर पे बुक्स में रखेंगे। बट अगर हमने क्या हुआ, अगर हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 1 लाख रुपीज़ की, और अप्रैल से लेकर मार्च तक के एंड तक हमें कोई उस पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, बट मार्च एंड में हमें पता है कि 10% के हिसाब से हमें 10,000 रुपये मिलने थे, रिसीव होंगे, तो वो 10,000 रुपीज़ क्या है, हमारे एक्रूड इनकम जो हम अकर कर चुके हैं बट हमें मिली नहीं, हमें कैश टर्म में सामने वाले ने पे नहीं की, तो ऐसी इनकम को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑन 31 मार्च में अपनी बुक्स में दिखा सकती हूँ, वी हैव एक्रूड इनकम ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, 10,000 को बुक्स में शो कर सकते हैं, जो हमने अर्न तो कर लिया बट हमें मिला नहीं है। तो मीन्स रियलाइज्ड हो चुका है, वो ऑब्लिगेशन आ चुका है कि वो हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन सिर्फ उसी केस में होती है जब उसे एक्चुअल में हमारी रियलाइजेशन पोजीशन में आ जाए, मीन्स वो हमें कैश में मिला है या नहीं, वो अकर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड in order to calculate the results of the business operation in terms of profit or loss। Means अगर हमने बिजनेस में सेल शो करी है कि हमें 10 लाख की सेल हुई है, तो और उसके हिसाब से हमने कुछ अपने बुक्स में शो किया है कि हमें 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपने 10 लाख रुपए की सेल दिखाई है और 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया है, तो कहीं ना कहीं हमें 7 लाख के क्या हुए होंगे, खर्चे।
तो आपको इस केस में ये शो करना पड़ेगा कि आपके पास 7 लाख रुपीज़ के एक्सपेंस थे, सेल्स में से आपने 10 लाख की सेल में से एक्सपेंसेस माइनस किए, तो आपने 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो मीन्स आपके पास 7 लाख के खर्चों के साथ साथ 3 लाख का प्रॉफिट आपने बुक किया, जिसकी टोटल इनकम थी 10 लाख रुपीज़। तो मैचिंग कंसेप्ट की क्या बात हो रही है कि आपने जितना कमाया है उतना ही आपने खर्च भी किया है, तो इसको आपको इक्विवेलेंट बेसिस पे शो करना पड़ता है। उसके बीच का डिफरेंस आपका क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि हमें सब कुछ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफाइड मैनर में हमें अपनी चीज़ों को शो करना पड़ता है। जहाँ पे पर्सनल बायसनेस मींस पार्शलिटी आती है कि इस चीज़ को हम अपने तरीके से शो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, हमारी फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, हम अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें अकॉर्डिंग टू क्या करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री द पर्सनल बायस मीन्स अपने अकॉर्डिंग, पर्सनल बायस मीन्स अपने खुद के डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकते। आइदर मैनेजमेंट, चाहे वो मैनेजमेंट ले या फिर जो अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, दोनों ही अपने पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकते। उन्हें ऑब्जेक्टिव मैनर मीन्स स्पेसिफिक जो मैनर डिसाइडेड है उस तरीके से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। It is possible when each transaction is supported by verifiable document and vouchers such as cash memo, invoices, sales bill, paying slip, etc. मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट की बेसिस पे हमें हर ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। रिकॉर्ड बिजनेस के अंदर हर ट्रांजैक्शन का वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस के थे। इसके बाद मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हमारे पास 11 पॉइंट्स है और कन्वेंशंस के अंदर 3 पॉइंट्स अब मैं आगे लूँगी आपके। तो इनमें क्या डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर ऑफिशियली रिकॉर्डेड वेयर एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एंड आर फॉलोड एज जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस। मीन्स अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स है, जो एजम्पशंस हमने फॉलो की हैं वो क्या है, ये 11 कंसेप्ट्स ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते टाइम आपको इनके ऊपर रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। बट ये जो कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस के ऊपर आपको ऑफिशियली इन पे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं देनी, सिर्फ ये आपके अकाउंट्स को देखकर ये समझ लिया जाता है कि इतना तो आपने फॉलो किया ही होगा, तो सिर्फ इनको जनरली एक्सेप्टेड मानकर सिर्फ एज्यूम किया जाता है। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में 3 पॉइंट्स हैं, अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग ऑफ मटीरियलिटी, अकाउंटिंग ऑफ प्रूडेंस। मीन्स आपको क्या करना है, कन्वेंशंस किस बात के बारे में बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने उनको पूरा सही तरीके से शो किया है, हर चीज़ को प्रॉपर्ली दिखाया है, आपकी कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया नहीं गया जो बिजनेस के अफेयर्स को अफेक्ट करे, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन को छुपाया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कोर्ट केस आपकी कंपनी में चल रहा है तो आपने अपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्म किया है बाय नोट्स ऑफ अकाउंट्स कि हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है इस रीज़न से, और उसमें हमें हो सकता है कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो सकता है कम चली गई हो, हमारा कोई स्टॉक का वैल्यूएशन का पैटर्न हमने चेंज किया हो, या फिर हमारा टर्नओवर कम क्यों चल रहा है, ऐसे समथिंग जो मेन रीजंस हैं जो हमारी क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस को अफेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों का हमें फुल डिस्क्लोजर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जो भी अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं उसको हमें बताना चाहिए, बट सिर्फ वही फैक्ट्स बताने चाहिए जो रेलिवेंट हैं, जो आपके हर एक छोटी बात कि हमारे क्या हुआ, 5000 रुपीज़ की स्टेशनरी चोरी हो गई और हमारा टर्नओवर है 5 करोड़ का, तो 5000 रुपीज़ की स्टेशनरी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट बिजनेस से रिलेटेड तो है, बट एक अकाउंट के अंदर अगर आप ये छोटी छोटी पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे तो क्या होगा, इनकी रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी अनलार्ज हो जाएगी, आप लोग अपने अकाउंट्स को
सम अप ही नहीं कर पाएंगे। तो मटीरियलिटी मतलब जो अकाउंट्स में जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, ऐसी मटीरियलिटी कंसेप्ट को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो दिस कन्वेंशन इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट एंड इररेलेवेंट टू द नीड डज नॉट बी डिस्क्लोज, उनको डिस्क्लोज नहीं करना, इसकी नीड हमें नहीं है। लास्ट पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिज्म एंड प्रूडेंस, ये क्या बोल रहे हैं, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स द बिजनेस to play safe. It means business do not anticipate a profit but provide for all the losses. हमारी रिवेन्यू हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो हम ऑन कर लेते हैं, बट अगर लॉसेस के केस में हमें जरा सा भी एस्टिमेशन होता है कि ऐसा हम आकर कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लॉसेस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेसेस में उनको शो करते हैं। तो आज का हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल मैं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का 6th चैप्टर स्टार्ट करूंगी। 4 और 5th में थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो हम बाद में लेंगे। अब हम फाइनली चलेंगे हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। थैंक यू।